जय हिंद सभी को। आज हम हाई स्कूल का क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर अध्याय पहला है ये, और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या चैप्टर का नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये हाई स्कूल की क्लास है, कक्षा 10 की क्लास है। इसमें अध्याय व अध्याय हम क्रम से सभी जो भी अध्याय हैं क्रम से अपलोड करते चले जाएंगे। कोई भी आपके पास किताब हो, कोई भी प्रत्येक किताब से सभी का जो निचोड़ है वो हम आप लोगों के समस्त प्रस्तुत करेंगे। ये अध्याय पहला हो गया है। पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, रासायनिक अभिक्रिया ध्यान से समझना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके और अपने से सर्वथा भिन्न गुण धर्म वाला क्या बनाते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं। तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया जब हो जाएगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। समझ में आया? क्या कहेंगे? उत्पाद। अब ऐसे समझ लो, आपने मान लो मटर आलू बनाए। क्या बनाए? मटर आलू बनाए। तो मटर आलू जैसे आपने बनाए तो मटर डाला प्लस के आलू डाला और भी जो मसाले हैं पानी डाला, और जब बन गए मटर के आलू, जब पूरी तरीके से तैयार हुए तब बन गई मटर की सब्जी। क्या हो गई? मटर की सब्जी। तो देखो, मटर की जब आपने सब्जी बनाई तो मटर और प्लस के आलू प्लस के पानी और प्लस के मसाला, इन्होंने भाग लिया ना। तो जिन्होंने भाग लिया जैसे आलू और मटर, ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ये जैसे S प्लस के O2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? SO2 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, और जो बन गया है वो क्या हो जाएगा? उत्पाद। समझ में आया? नहीं तो ऐसे दैनिक जीवन में समझ लो। समझ में आया? जैसे अभी उसका उदाहरण दिया था, सब्जी का उदाहरण दिया था, तो वही समझ लो। ठीक है, तो जो सब्जी बन जाएगी मटर की सब्जी, वो क्या हो जाएगी? उत्पाद हो जाएगी। और जिसने भाग लिया था मटर की सब्जी में, किसने भाग लिया था? आलू प्लस के टमाटर। अब देखो, एक या एक से अधिक पदार्थ हो गए। जैसे मैंने ऊपर कहा था, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अपने से सर्वथा भिन्न गुण धर्म वाला नया पदार्थ बनाते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में देखोगे, जैसे S प्लस के O2 का, तो S प्लस के O2 ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और बन गया SO2, ये क्या हो गए? उत्पाद हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब आप समझ कैसे पाओगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? यहाँ पे दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जिक्र आता है। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक भौतिक और एक रासायनिक अभिक्रिया। एक क्या होती है? भौतिक, और एक रासायनिक अभिक्रिया। अब भौतिक अभिक्रिया वैसे समझ लो, वे रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया करके पुनः नया पदार्थ बना दें, और नए पदार्थ से हमें क्या पुनः फिर वही प्राप्त कर लो पदार्थ, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? भौतिक। समझ में आया? जैसे पानी से हमने क्या बना लिया? बर्फ, और बर्फ से क्या बना ली? पानी। ठीक है, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। ठीक है, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। अगर कहें रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके अपने से नया जो उत्पाद बना देते हैं, यानी कि पदार्थ बना देते हैं, और पुनः उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सके, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे खाना खा लेना,
ठीक है, समझ में आया। जैसे आग का जलना, लकड़ी अगर जल जाए तो पुनः आप प्राप्त कर सकते हो लकड़ी को? नहीं कर सकते ना। कागज का जलना, कागज अगर जल जाए तो कागज को पुनः प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। समझ में आया। तो वो अपक्रिया कौन सी हो जाएगी? रासायनिक। अब रासायनिक अपक्रिया की पहचान देखो, रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करोगे? निम्न प्रेक्षणों के द्वारा, क्या निम्न प्रेक्षणों के आधार पर रासायनिक अपक्रिया की पहचान की जा सकती है। जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो बात याद रखना, देखो अवस्था परिवर्तन होगा। क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा, ठीक है। रंग परिवर्तन होगा। क्या होगा? रंग परिवर्तन होगा। गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। ताप परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखो अवस्था परिवर्तन, जैसे आलू प्लस के मटर ने, जैसे मैंने ऊपर उदाहरण दिया था दैनिक जीवन से संबंधित, आलू प्लस के मटर ने क्या लिया था? भाग लिया था, और पानी ने, तो सबकी अवस्था परिवर्तन हुई थी। आलू कितना था? अब जब इतना बड़ा था, या मान लो इतना बड़ा, और लेकिन जैसे ही क्या हुआ, बन गया, तो वो क्या बन गई? उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई। अब आलू का पहले रंग दूसरा था, ठीक है, और जब बन गया, सब्जी बन गई, तो उसका रंग परिवर्तन हो गया। अब जिसके घर में सब्जी बनती होगी तो गैस निकलती होगी, ठीक है। जहां भी रासायनिक अपक्रिया होगी वहां गैस निकलेगी। या तो सुगंध हो सकती है, या तो दुर्गंध हो सकती है। समझ में आया। ताप परिवर्तन जरूर होगा। जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो ताप परिवर्तन होगा, या ठंडे से गर्म होगा, गर्म से ठंडा होगा, ठीक है। अवक्षेप निर्माण, कुछ ना तो कुछ बनेगा जरूर जब रासायनिक अपक्रिया होगी, तो वो क्या हो जाएगा? अवक्षेप निर्माण। तो समझ में आ गया रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे कर लोगे? अवस्था परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन होगा, गैस निकलेगी, ताप परिवर्तन होगा, अवक्षेप निर्माण होगा। क्या होगा? अवक्षेप निर्माण, ठीक है। अब आ जाता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। क्या आ जाता है? रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो समझने की क्या बात है कि रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, अभिकारकों, ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। अभिकारक किन्हें कहते हैं? जो रासायनिक अपक्रिया में क्या करते हैं? शुरू में भाग लेते हैं। जैसे इसमें ये इन्होंने भाग लिया तो ये क्या हो गए? अभिकारक। तो क्या कहा? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और तथा अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न, तो क्या हो जाएंगे? उत्पादों को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे, जो भी पदार्थ भाग लेंगे, उनको क्या कर दो? उनके प्रतीकों के या सूत्रों के रूप में व्यक्त कर दो, तो वही क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे देखो रासायनिक समीकरण, जैसे देखो मैग्नीशियम प्लस के क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन से क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे क्या लिखेंगे? 2Mg और प्लस के O2। ये देखो अब आगे इसमें समीकरण देखो, देख लेते हैं, तब इसके बाद ये से बताते हैं। समीकरण देखो, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण समझ लो। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो वो क्या हो जाएंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे समझो Mg 2Mg और प्लस के O2 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो, यहाँ बन गया तो वैसे MgO, ठीक है। क्या बन गया था? Mg। तो यहाँ भी 2Mg की, ठीक है। और क्या किया? यहाँ देखो, यहाँ O कितना था? 1, और फिर 2 का ये गुणा कर दिया तो कितने हो गए? 2। ऐसे ही इधर। तो ये कौन सा? संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण देखो कंकाली क्या होता है? बे रासायनिक अपक्रिया जिनमें भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या कैसी नहीं? समान नहीं होती है। समझ में आया? क्या कहलाएंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। जैसे H प्लस H कितना है? 1, और O कितने हैं? 2, और यहाँ कितना H है? 2, और यहाँ O कितना है? 1। तो देखो असंतुलित हुआ, असंतुलित हुआ ना। तो इसे देखो संतुलित, यहाँ पे कितना होना चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे। तो इसी को क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो संतुलित करने के, जो असंतुलित समीकरण है उसे संतुलित करने के लिए विधि का
कौन सी विधियां, देखो वैसे तो विधियां हैं, इसमें एक ही विधि का भी जिक्र है तो हम एक ही विधि से करते हैं, अनुमानन विधि, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा? हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमानन विधि। ठीक है। इस संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बाद अब देखते हैं, मैंने बता दिया था कि संतुलित और असंतुलित के बाद क्या देखते हैं, संतुलित असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए एक मेथड बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमानन विधि। देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया हो उसे पहले क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है। दूसरा, बाद में बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब देखो जैसे ये, अब इसे देखेंगे N2 प्लस के H2 से बन के क्या गया, NH3 बन गया। क्या बन गया? NH3। तो अभी ये संतुलित है नहीं, तो अब इसे संतुलित करोगे, देखो कैसे संतुलित नहीं है, यहाँ N कितने हैं, 2 है, और यहाँ N कितना है, कितना है परमाणु के, यहाँ कितना है इनका, एक सिंगल है, तो यहाँ H कितने हैं, कितने हैं, 2 है, और इधर कितने आ गए, 3। तो क्या करें हम, यहाँ देखो N को दुगना करने के लिए, देखो संतुलित करने के लिए N2 प्लस के क्या कर लेते हैं, H2 से क्या कर लेते हैं, NH3। तो यहाँ देखो 2 करने के लिए मैंने कितने का, पहले संख्या मैंने बताई, सबसे पहले जिसकी कम संख्या हो उसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ देखो n की भी संख्या वैसे यहाँ समान है, इधर n कम पड़ रहा है तो इधर इसे पहले संतुलित करेंगे। तो जब इसे संतुलित करेंगे तो n बराबर, यहाँ n कितना कर लिया, 2n कर लिया। अब देखोगे h कितना हो गया है, h कितना हो गया है, 3 दूनी कितना हो गया, 6, और इधर h कितने हैं, 2। तो इसे संतुलित करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है। अब ये समीकरण कैसा हो गया, देखो अब ये कैसा हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित। कौन सा विधि लगाया, हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमानन विधि। और किसमें आया, असंतुलित समीकरण था उसे क्या कर दिया, संतुलित। ठीक है। पुनः एक बार देख लेते हैं, संतुलित समीकरण किन्हें कहेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा परमाणुओं की संख्या कैसी, अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों के परमाणुओं की संख्या कैसी हो, समान हो, तो वो संतुलित कहलाता है। और जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, असमान हो जाए, वो क्या कहलाता है, असंतुलित कहलाता है। ठीक है। अब ये आप लोग करेंगे स्वयं। यहाँ देखो क्या है, K प्लस के H2O और से क्या बन जाएगा, KOH, और प्लस के क्या बन जाता है, H2। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ H कितने हैं, 2, और यहाँ भी H कितने हैं, 2, यहाँ K कितना, सिंगल, यहाँ कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब यहाँ देखो O कितना था, 1 था, और O कितने हैं, वो कितना है, इधर भी 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ H कितने हो गए, 3, और यहाँ H कितने हैं, 2। तो क्या करें इसे संतुलित करने के लिए, आप लोग इसे पहले करें, फिर इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के क्या आ जाते हैं, प्रकार। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के क्या आ जाते हैं, प्रकार। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, देखो परिवर्तन होने के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। किसे, रासायनिक अभिक्रिया को। पहला आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या आ जाता है, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया को समझो, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है, या क्या कह सकते हैं, अभिकारक मिलकर क्या बनाए, एकल उत्पाद बनाए। क्या बनाए, केवल एक ही उत्पाद बनाए। अब पीछे मैं बता भी चुका हूँ, उत्पाद क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ वो उत्पाद है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में जिसने भाग लिया है, जैसे C प्लस के यहाँ क्या है, H2, तो ये क्या है, अभिकारक है। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, और लेकिन बनेगा तो हमेशा कितना बनेगा, एक ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, संयोजन। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। इसी को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, इसी को कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, योगात्मक। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अभिकारक मिलकर क्या बनाए, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे CaO और प्लस के क्या है, H2O, तो गैर बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के
क्या है H2O है, से बन के आ गया है बुझा हुआ चूना। तो देखो एक ही चीज बनी, लेकिन इधर कितने, एक ही वस्तु बनी रही है इधर, और इधर कितने CaO प्लस के H2O, दोनों भाग लिया था, लेकिन बना क्या, एक बन रहा है। क्या बन रहा है, एक, और प्लस के क्या हो रहा है, ऊष्मा। सो समझ में आ गया, संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व या अभिकारक मिलकर क्या बनाए, एकल उत्पाद बनाए। ठीक है, इसके बाद आ जाती है वियोजन अभिक्रिया। क्या आ जाती है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जब एकल अभिकारक, ठीक है, या एकल, क्या कह सकते हैं, एक जब कोई एक पदार्थ मिल और कितने भागों में टूट जाए, अभिक्रिया के फलस्वरूप दो भागों में टूट जाए या दो से अधिक भागों में टूटे, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया दो या दो से क्या बना दे, अधिक उत्पाद बना दे, उत्पाद तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो वियोजन अभिक्रिया के क्या आ जाते हैं प्रकार। अब देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के क्या देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया के निम्न प्रकार की होती है। पहली तो देखो ऊष्मी वियोजन, किसके द्वारा, ऊष्मा देने पर कितने अभिकारक कितने भागों में टूट जाए, एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट जाए, कितने भागों में टूट जाए, दो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊष्मी वियोजन। इसमें अभिक्रिया अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा की क्या, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जो एक उत्पाद है उसमें क्या ऊष्मा दे दो तो वो कितने भागों में टूट जाए, दो भागों में। देखो CaCO3 क्या दे दी, ऊष्मा दे दी। तो ये जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दे दी, ऊष्मा दे दी, तो क्या बन गया, CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, गैर बुझा हुआ चूना, और प्लस के CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, एक इससे पहले समीकरण संतुलित करने के लिए आपको दिया था, तो वो देख लो, ये कितना आ जाएगा, इधर के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2K आ जाएगा, यहाँ 2H2O आ जाएगा, और 2KOH आ जाएगा, और H2O आ जाएगा। ठीक है, जो आपने संतुलित किया अपना बेच कर लो इसे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं जल अपघटन। क्या देख लेते हैं, जल अपघटन। इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन है तो विद्युतीय ऊर्जा का क्या करते हैं, प्रयोग। ठीक है, विद्युत ऊर्जा दे दो और कितने भागों में टूट जाएगा, दो भागों में। कितने भागों में टूट जाएगा, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। समझ में आया। इसमें अभिक्रिया अभिकारकों के अपघटन है तो विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो इसका क्या हो जाएगा, H2O, जल में क्या कर दो, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो तो हाइड्रोजन अलग चला जाता है, ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, अलग चला जाता है। फिर इसके बाद आता है प्रकाश अपघटन। इसमें अपघटन है तो प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जैसे AgCl। ठीक है, AgCl को क्या, AgCl को देखो अलग, जैसे सूर्य का प्रकाश देते हैं तो Ag अलग हो जाता है, चांदी अलग हो जाता है, और Cl2 गैस अलग निकल जाती है। ठीक है, इस आगे देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को अपना यौगिक बनाने के लिए स्वयं को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। या तो उसके साथ चला जाएगा, या तो क्या कर देगा, या उसे अपने साथ ले आएगा। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे समझ लो, जैसे अभी आगे ये समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। अब देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया, जब एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तथा उस यौगिक में विद्यमान अन्य तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है तो अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Zn प्लस के CuSO4 से क्या बन जाता है, ZnSO4, और Cu क्या हो जाता है, अलग। अब देखो ना, इसने क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, किसके साथ चलाया, SO4 के साथ। तो यहाँ क्या बना दिया, ZnSO4, और प्लस के यहाँ क्या हो गया, Cu। तो क्या हो गए, विस्थापित हो गए। जैसे आप ही कहीं अपने घर पे रहते हो और आपका मकान कहीं बेवर बन जाए, या कहीं भी जो भी आपका शहर है तो वहाँ पे बन जाए, तो आप, या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आप घर छोड़ के कहाँ पे विस्थापित हो जाओगे, जहाँ आपका मकान बन गया है। समझ में आया। तो बस विस्थापन क्या है कि एक दूसरे, ऐसे समझ लो, तीन मित्र हैं। ठीक है, तीन मित्र हैं A और B और C, तीन मित्र हैं। इसमें देखो ये दो मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, खूब खर्चा करते हैं। इसके पास एक दिन क्या हुआ कि 100 रुपये थे। ठीक है, इसके पास नहीं, इसके पास मान लो इसके पास कितने, 100 रुपये। ठीक है, और ये दोनों खूब खर्चा करते हैं। ठीक है, ये भी करते हैं। लेकिन एक दिन इसने देखा कि B ने देखा कि क्या, कि C 100 रुपये लेके आया है। समझ में आया,
जो अन्य मित्र है वो कितने रुपए लेके आया 100, तो वो क्या करेगा, ए को छोड़ दिया उसने, कहा अरे हटो यार तुम्हारे साथ नहीं रहना, किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। अब जो सी के साथ चला गया है, बी प्लस के सी हो गया है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया, बस ये ही यहाँ पे भी है, समझ में आया। तो विस्थापन अवक्रिया क्या हो जाएगी, Zn प्लस क्या करता है, जब एक तत्व किसी यौगिक से अवक्रिया करता है तथा उस यौगिक में विद्यमान अन्य तत्व उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो अवक्रिया एकल विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। जैसे ZnCuSO4 प्लस क्या से बन जाएगा ZnSO4। अब देखो Zn किसके साथ चला गया, SO4 गया, और Cu कहाँ रह गया, अकेला रह गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखो द्विविस्थापन अवक्रिया, वह अवक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को क्या कर देता, विस्थापित कर देता है, कि एक साथी उसका वाला साथी उसके साथ चला जाता है। जैसे 4 मित्र कर लो, यहीं पे डी कर लो, तो अभी ये 2 मित्र हैं एक साथ हैं और ये 2 मित्र एक साथ हैं, तो ये क्या करेगा, ये किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ, ये किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ। वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा दो विस्थापन अवक्रिया में, देखो तो दूसरे को विस्थापित कर देता है, इसको द्विविस्थापन अवक्रिया या अवक्षेपण अवक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो अवक्षेप प्राप्त होता है, इस कारण क्या कहते हैं। अब देखो आगे देखो Na2SO4 है, क्या है, Na2SO4 है, ठीक है, BaCl2 है, तो देखो Na2 किसके साथ चला जाएगा, किसके साथ, Cl के साथ चला जाएगा, और ठीक है, और इसके साथ SO4 के साथ क्या लग जाएगा, Ba लग जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हुआ, यही तो हुआ, यहाँ क्या देखो BaSO4 के साथ क्या लग गया, Ba। अब देखो Na, यहाँ पे Na आ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। दो अवक्रिया संतुलित करने के लिए गुणा कर दिया है। ठीक, लेते हैं आगे, देख लेते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अवक्रिया। क्या देख लेते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अवक्रिया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक अवक्रिया जिनमें पदार्थों से क्या हो, ऑक्सीजन का तो क्या हो, योग हो, और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, क्या हो, ह्रास हो, ह्रास। ठीक है, पदार्थों से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो क्या होगा, वो निकल जाए तो कौन सी अवक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवक्रिया। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे Cu प्लस के क्या है, O2, तो देखो यहाँ पे Cu प्लस के O2 तो क्या बन गया, CaCuO बन गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो गया है, योग हो गया है, क्या है, हो गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। समझ में आया। अब देखते हैं अपचयन, इसी को उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, उपचयन, इंग्लिश में से ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो अपचयन क्या हो जाता है, अपचयन रिडक्शन। देखो रिडक्शन क्या होता है, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें, इसमें देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, उसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, योग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, और पदार्थों से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। उसमें निकल जाते थे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। जैसे CuO है, अभी यहाँ जुड़ा हुआ है प्लस के H2O, अब देखो क्या हो जाएगा, CuO का क्या हो गया, ह्रास हो गया, और प्लस के क्या बन गया, H2O। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है कौन सी, रिडॉक्स अवक्रिया। क्या आ जाती है, रिडॉक्स अवक्रिया। देखो रिडॉक्स में ही छुपा हुआ रेड ऑक्स, तो रेडॉक्स यानी कि ऑक्सीकरण तथा उपचयन क्या हो, साथ साथ हो, तो वह अवक्रिया क्या कहलाएगी, रिडॉक्स अवक्रिया। तो देखो क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अवक्रिया या उपचयन अपचयन अवक्रिया भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। तो जैसे इसमें देख लो, जैसे इसका उदाहरण क्या है, CuO है, और यहाँ से देखो CuO है तो यहाँ क्या रह गया, Cu रह गया अकेला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो ये ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, अपचयन में। नीचे देखो H2 और किसके से जुड़ गया, H2O से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ है। अपचायक, अपचायक क्या होता है, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की सहायता से हुआ था तो ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन इत्यादि। अब देखो अपचायक, उपचायक हो गया जिन पदार्थों की सहायता से क्या होता है, उपचयन होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आता क्या आ जाता है, अपचायक, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं।
ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन इत्यादि। ठीक है, अब आ जाता है कि अभिक्रिया का, अभिक्रिया देखो क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आ जाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान या फलस्वरूप, या अभिक्रिया चल रही हो तब, या अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे C+ के O2 से क्या बन जाएगा? CO2, और प्लस के 94 किलो कैलोरी क्या निकल जाएगी? ऊष्मा। 94 कैलोरी क्या निकलेगी? ऊष्मा। ऐसे समझ लो, श्वसन जो भी हम सांस लेते हैं तो ऊष्माक्षेपी है, क्या निकलती है? आप सांस लेते हो, जो सांस निकलती है वो क्या 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 निकालती है? थोड़ा ऊष्मा निकालती है। या बम बारूद ब्लास्ट हो कहीं पे, तो वहाँ पे जहाँ भी ये अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा? अपने आप ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो समझ गए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो? ऊष्मा का शोषण हो, या क्या हो? शोषित हो या शोषण हो। समझ में आया? तभी अभिक्रिया। जैसे N2+ के O2 से क्या बन जाएगा? और प्लस के 42 किलो कैलोरी ऊष्मा दे दो तो क्या बन जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? NO बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, या जितनी भी आप मान लो, जैसे सब्जी आप बनाते हो तो सब्जी जो आलू वगैरह वगैरह डालते हो तो उसमें आपको अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है, तभी तो सब्जी बनती है। तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आया? इसके बाद अब देख लेते हैं संक्षारण, कोरोशन देख लेते हैं। संक्षारण की देखो क्या होता है। संक्षारण दैनिक जीवन में जो, जैसे जंग लगना, ठीक है, तो ये जंग लगना ही क्या संक्षारण है, सीधी बात समझ लो। जब कोई धातु पर अपने आसपास अम्ल, ठीक है, या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, ठीक है, आती है, तब ये संचारित होती है। क्या होने लगती है? संचारित होने लगती है। अब देखो, जो अम्ल है आर्द्रता के साथ क्या करता है? धातु की सतह पर क्या बना देता है? परत बना देता है। क्या बना देता है? परत। और जब परत बना देता तब ये क्या होने लगती? तब ये संचारित होने लगती है, संचारित होती है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संचारण। जैसे देखो कैसे हो जाएगा, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पे क्या लग जाती है? जंग, वो भी संचारण की है उदाहरण। ठीक है, आगे देखो, चांदी के ऊपर कैसी काली परत चढ़ जाना। किसके ऊपर? चांदी के ऊपर क्या चढ़ जाना? काली परत। तांबे के ऊपर देखो हरी परत चढ़ना। ठीक है, इसी कारण देखा गया होगा आप लोगों ने, तो देखा चांदी के बर्तन में कभी मठा की सब्जी नहीं रखी जाती, या तांबे के बर्तन में कभी मठा की सब्जी नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि मठा की सब्जी कैसी होती है? अम्ली होती है, वो उससे क्या कर जाएगी? अभिक्रिया कर जाएगी, इससे सब्जी का आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो बचने के उपाय क्या है। धातु पर आप क्या कर दो? पेंट कर दो, तो क्या नहीं होगा? संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, या किसकी? आयरन ऑक्साइड की क्या चढ़ा दो? परत चढ़ा दो, या कोई तेलीय या स्नेहक पदार्थ लगा दो, तेल लगा दो, या कोई ग्रीस स्नेहक पदार्थ लगा दो, तो उस पर परत बनेगी ही नहीं। अम्ल और आर्द्रता की उस पर परत, और जो भी आर्द्रता के साथ और अशुद्धियां हैं वो उनकी परत ही नहीं बना पाएंगी, और जब नहीं बना पाएंगी तो क्या नहीं होगी? संचारण नहीं होगा। अब संचारण के बाद क्या देख लेते हैं? विक्रगंधता। देखा, जितना भी धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर किससे खराब होती हैं? संचारण से। और जो खाने वाली वस्तुएं हैं वो किससे खराब होती हैं? विक्रगंधता से। जिनमें तेल तथा वसा युक्त पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद तथा गंध में क्या हो जाता है? गंध बदल जाना क्या कहलाती है? विकृत गंधता कहलाती है। अब ऐसे समझ लो, आपका खाना बना हुआ, ठीक है, और खाना 3-4 दिन के लिए रख दो। कितने दिन के लिए रख दो? 3-4 दिन के लिए रख दो, और फिर देखना खाने में, तो खाने में क्या क्या बदल जाएगा? देखो, खाने का क्या बदल जाएगा? स्वाद बदल जाएगा, और उसकी गंध भी बदल जाएगी। समझ में आया? तो यही सब क्या कहलाएगा? विकृत गंधता कहलाएगी। ठीक है, अब देखा होगा आप लोगों ने नमकीन के पैकेट देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे समय तक दुकान पे ऐसे ही टंगे रहते, तो अब वो क्यों नहीं खराब होते? तो देखो उनमें क्या होता है। देखो, इससे बचने की विकृत गंधता से बचने के उपाय देखो, नाइट्रोजन या अक्रिय गैसों के साथ उसकी क्या कर दो? पैकिंग कर दो। देखा होगा आपने, जो भी नमकीन या कोई खाई होगी 5 रुपए या 10 रुपए की, या चिप्स कोई भी खाए होंगे, तो उनमें देखा होगा चिप्स पूरी तरह हवा में एकदम गुब्बारा सा भरा हुआ होगा। कैसा भरा होगा? एकदम गुब्बारा सा। ठीक है, तो अब उनमें गुब्बारा सा भरा हुआ तो उनमें कौन सी गैस भर देते हैं? नाइट्रोजन भर देंगे। नाइट्रोजन गैस सस्ती होती है, या अक्रिय कोई गैस भर देंगे। अब अक्रिय गैस क्या होगी? अब क्या होगी? उससे वो क्या नहीं होगा? खराब नहीं होगा। जो भी
खाने वाला पदार्थ है उसमें क्या नहीं आएगी, विकृत गंधता नहीं आएगी। या पके हुए भोजन को कहाँ पे रख दो, कम ताप पे। जैसे कई लोग क्या करते हैं, खाने को किस में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो क्या नहीं होता, खाना खराब नहीं होता। या कहीं ठंडे स्थान पे रख दो तो क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। जय हिंद सभी को। मैंने ये जो पहला पाठ क्लास 10 यूपी बोर्ड आप लोगों के समस्त प्रस्तुत किया। अगर आपको पसंद आया है तो हमें आप अवश्य समर्थन करें। जय हिंद सभी को, पुनः जय हिंद।